न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में विभोर जिंदल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। सर आप गाज़ियाबाद के लिए बिल्कुल परिचित चेहरा हैं और जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस है उसमें सभी लोग आपको जानते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे जो नए दर्शक हैं सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। धन्यवाद सर। मैं सीए विभोर जिंदल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं करंटली जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की CIRC की जो गाज़ियाबाद ब्रांच है, सेंट्रल इंडिया की गाज़ियाबाद ब्रांच में करंटली एज ए वाइस चेयरमैन उसके पद पर कार्यरत हूँ। और अभी रिसेंट हमारे इलेक्शन हुए थे तो सभी CS के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिली। तो जब भी अब न्यू कमेटी का गठन होगा तो उसमें जो समिति जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी तो उस जिम्मेदारी का वहन करूँगा। नॉर्मली जो प्रथा है सर कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी हमें ये सूचना मिलेगी कि विभोर जी चेयरमैन बन गए सर। सबका बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो सर बिल्कुल सुविधा मिलेगी। अच्छा विभोर जी, बहुत कम उम्र है आपकी, कुछ चीज़ों में अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं या हमारे दिवंगत प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो भी अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता रहे। तो इतनी कम उम्र में ये पकड़ आपने कैसे मजबूत बनाई अर्थशास्त्र की? सर ये जो हमारा CA कोर्स है, ICAI की जो ये स्टडी है, ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स है। इसमें हमें पहले दिन से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली उस तरीके से एजुकेट किया था, उस तरीके से ट्रेन किया था कि हम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं फाइनेंस से रिलेटेड उन पे बहुत डीप नॉलेज गेन करते हैं। और सिंस मुझे आज की डेट में CA बने हुए भी 13 साल हो चुके हैं। मैं 2011 में मैंने अपना CA क्वालिफाई किया था जब मैं 21 वर्ष का था। तो 13 साल ये और अपनी पढ़ाई के अराउंड 3 से 4 साल, तो 16-17 साल से यदि आप किसी चीज़ को काम कर रहे हों तो डेफिनेटली उसमें अपनी एक्सपर्टीज आ ही जाती है। वो सही कहा सर। हमारा जो भारत देश है मोदी कार्यकाल में काफ़ी मजबूत हुआ है। हाँ जी। जो बाहरी आवरण या जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ विभोर जी, थोड़ा बारीकी से बताइए, हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया कम क्यों हो रहा है? कहाँ कमी हो रही है, क्या वजह है? आपका अनुभव क्या कहता है सर? अनुभव ये कहता है, बिल्कुल आपने ठीक मुद्दा उठाया, डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती कम हुई है। बट आप बात करें वैश्विक लेवल पर ही, ग्लोबल लेवल पर ही डॉलर मजबूत हो रहा है और करेंसीज में डेफिसिट आ रहा है। बट स्टिल हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल की वजह से जो गिरावट हो सकता है, इससे ज़्यादा गिरावट होती, उससे कम गिरावट हुई है। अच्छा, उससे कम गिरावट हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर जो जनता है ना, मतलब कोई भी तकनीकी वजह होगा जिससे गिरावट हो रही है, हाँ जी, वो सोचती कि भाई हमारा भारत देश मजबूत हो रहा है, लेकिन हमारा रुपया मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? भारत देश मजबूत हो रहा है बट जो दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो भी लगातार एक सर्टेन लेवल पे ग्रोथ कर रही है। तो ये खाली अपनी ही ग्रोथ एक फैक्टर नहीं होता, एक ग्लोबल ग्रोथ एक फैक्टर है कि ग्लोबल लेवल पर कहाँ। हम ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे तो पहले से हमारी पोजीशन कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और अभी एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त के बाद रुपया अपने आप मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि जो दूसरे देश बढ़ोतरी कर रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से हमारा रुपया कम हो रहा है। हम लोग मजबूत तो हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो कमी आ रही है उसकी। हाँ जी सर, अभी बजट वित्त मंत्रालय द्वारा रखा गया मीडिया के सामने, क्या लगता है कि जो 12 लाख रुपया का जो टैक्सेशन का छूट है, ये लोग कहते हैं मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा एक तरह से वरदान साबित होगा। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए, ये 12 लाख का छूट क्या है सर और कितना मध्यम वर्ग मजबूत होगा? सर निसंदेह बहुत मजबूत होगा। अभी आप देखें करंट प्रावधानों में 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री थी। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए की इनकम को 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री घोषित किया। तो एक साल में पहली बार ही ऐसी कोई बजट आया है कि इसमें 5 लाख रुपए की टैक्स की छूट बढ़ाई गई हो, 5 लाख रुपए तक की इनकम की। यदि आज की डेट में कोई लगभग 1 लाख रुपए महीना की सैलरी वाला मध्यम वर्गीय आदमी है, इंसान है, तो उसे कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देना है। कई बार ये भ्रांति जरूर पैदा होती है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, 12 लाख के ऊपर टैक्स देना है, बट ऐसा नहीं है। सरकार का बहुत क्लियर एजेंडा है, हमें मध्यम वर्ग को छूट देनी है, बट जो उससे ऊपर के वर्ग के आदमी हैं तो उन्हें वो बेनिफिट नहीं देना है।
तो यदि 12 लाख रुपए तक की किसी की इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। कोई टैक्स नहीं। किसी की 14 लाख रुपए इनकम है तो उसे पूरे पे टैक्स देना है। 4 लाख रुपए तक की डेफिनेटली स्लैब गवर्नमेंट ने बनाया। पहले वो स्लैब 3 लाख था, 3 लाख से 7 लाख था, 7 लाख से ऊपर था। अब गवर्नमेंट ने 4-4 लाख के ब्रैकेट बना दिए हैं। यदि आपकी इनकम अप टू 4 लाख है कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 8 लाख है 5%, 8 से 12 लाख है 10%, 12 से 16 लाख है 15%, ऐसी 4-4 लाख के 30% तक का स्लैब है। पहले 25% का कोई टैक्स स्लैब नहीं था, अब वो 25% का टैक्स स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे ना तो केवल जो 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले हैं वो तो टैक्स फ्री हो ही गए हैं, परंतु उनसे ऊपर भी जो इनकम वाले हैं उन्हें भी टैक्स में डेफिनेटली छूट मिली है। उनकी टैक्स फ्री नहीं हुई है 12 लाख में, पर पुराने टैक्स स्लैब के मुकाबले भी उन्हें छूट मिली है। बस सर थोड़ा मेरा मन का एक सवाल है कि मीडिया रिपोर्ट में ये आ रहा है कि भाई 4 लाख में 5% या 7 लाख पे वाट एवर जो कुछ भी है तो उसमें कुछ अमाउंट टैक्स बनता है, लेकिन शायद वो छूट के रूप में दी रही। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि पुराना स्लैब रेट ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री, 12 लाख से ऊपर कोई स्लैब चालू है। स्लैब 4 लाख से ऊपर ही टैक्स का रेट चालू हो जाता है। अभी भी चालू है, अभी चालू है, वो छूट मिलेगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की इच्छा ये नहीं है कि 12 लाख तक सबको टैक्स फ्री दिया जाए। उन्होंने 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स फ्री देना है, हमें 12 लाख तक की इनकम को टैक्स नहीं देना, फ्री नहीं करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोज 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, किसी की 12 लाख सैलरी है, 4 लाख तक जीरो, 4 से 8 लाख 5% माने 20,000 रुपये का टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% माने 4 लाख पर 10% 40,000 रुपये का टैक्स। इस तरह करके उन्होंने कहा कि हम 60,000 रुपये हो गए ये 12 लाख ये तक। पूरा छोड़ देंगे। ये 60,000, जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उससे हम 60,000 रुपये की छूट दे देंगे। जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर है उसे 60,000 रुपये की छूट नहीं देंगे। इस तरीके से ये टेक्निकली प्रावधान चलेगा। सर विभोर जी, एक सवाल और था, क्या सरकार जब ये छूट दे रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, अस्पताल बन रहे हैं, नई नई योजनाएं हैं, उस पर असर पड़ेगा या सरकार ने कोई व्यवस्था कर रखा है? नहीं सर, एक बहुत अच्छा नियम है कि अब जितना सरल करेंगे चीज़ों को, जितना टैक्स कम करेंगे, उतने ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से टैक्स देने आएंगे। और ये पीछे भी देखा गया है, जैसे ही जीएसटी आया, टैक्स में बेनिफिट हुए तो उससे गवर्नमेंट कलेक्शन बढ़ा, ना कि कम हुए। ऐसे ही इनकम टैक्स लगातार जब भी हर साल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता जा रहा है, पर इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। क्योंकि आपको स्वाभाविक ही बात है, आपसे कम टैक्स लिया जाएगा तो आप भी चाहोगे कि आप अपना सरकार को पूरा टैक्स दें, सरकार की देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बने। टैक्स ज़्यादा होने से लोग उसे बचाने के अलग अलग विभिन्न तरीके, वैध और अवैध दोनों तरीके ढूंढने लगते हैं। तो यदि सरकार की इस लिबरेशन पॉलिसी से इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यदि आज 12 लाख तक के इनकम वाले बंदे को टैक्स नहीं देना है तो उसकी पॉकेट में इन हैंड पैसा ज़्यादा आएगा, इन हैंड पैसा ज़्यादा आएगा, उसकी परचेज ज़्यादा खर्च करेगा और वो पैसा भी इकोनॉमी की तरक्की के लिए ही रूट होगा। सर 2 सवाल और, जो इनकम टैक्स में नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या कैसे, कब और कब तक बढ़ पाएगी? सर इनकम टैक्स में सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डिजिटल होने के माध्यम से लोगों को लगातार मैसेजेस जा रहे हैं और लोग अवेयर भी हो रहे हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो अपने अच्छे तरीके से, भयमुक्त तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें ट्रेस कर सकता है, नोटिस देता है। आज के टाइम में डिजिटल युग के आने से सरकार को सब पता है। आप भले ही टैक्स ना देते हों, सरकार को पता है, पर जब आप विदेश घूमने जाते हैं तो आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते हैं तो सरकार को पता है कि आप विदेश घूमने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इतनी इनकम तो है कि आपको अपनी इनकम टैक्स देना चाहिए। तो वो सरकार को सब पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को भी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं और लोग टैक्स दे रहे हैं जिसको रिक्वायरमेंट है। तो सबको टैक्स में इसमें स्लैब में आना चाहिए, इनकम टैक्स जरूर देना चाहिए। हाँ सर, जिसकी भी इनकम इस स्लैब में फॉल करती है उसे डेफिनेटली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को करेक्ट रूप से डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे सरकार को सही टैक्स कर जा सके और वही टैक्स हमारे ही देश के विकास कार्यों में लगेगा और उससे हमें ही फायदा होगा। विभोर जी 2 सवाल और, वित्त मंत्रालय और जो बजट था, सीतारमन जी ने 2-3 बड़ी बातों को रखा उसमें, यानी जिसको स्टार्टअप बोलते हैं उसके लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स उन्होंने बनाई है और बहुत सारी योजनाओं को लेकर पहले भी प्रयोग होते रहे। तो इस वक्त क्या लगता है आपको, पूरा जो बजट है वो कितना संतोषजनक है
विभोर जिंदल की नज़रों में? बजट पूर्णतः संतोषजनक है, क्योंकि इस बजट में समाज के हर वर्ग को लेकर ध्यान दिया गया है। आप बात करें एग्रीकल्चर की, तो किसानों को लेकर बहुत फोकस किया गया है, डिफेंस को फोकस किया गया है। जैसे आपने स्टार्टअप को बात करी, स्टार्टअप की एक छूट थी जिसकी लिमिट ख़त्म हो रही थी, उस छूट को बढ़ाया गया है। 1 करोड़ तक का लोन के लिए अप्रूवल किया गया है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि देश में स्टार्टअप्स आएंगे तो स्टार्टअप वो लेके आता है जिस पर हो सकता है पैसा ना हो पर आइडिया बहुत बेहतर हो। स्टार्टअप और लगातार स्टार्टअप आने से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के होने से देश का विकास हो रहा है। तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था एक समय पहले, वो ब्रेन ड्रेन होना बंद हो गया है। अब देश का ब्रेन देश में ही कार्य कर रहा है और देश की प्रगति के लिए ही कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा कहा सर। एक सवाल और, चूँकि आपका प्रोफेशन जीएसटी और इनकम टैक्स तो आप जानकार हैं ही हैं, इन कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारा आपका अच्छा खासा दखल है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन कौन सी बारीकियां हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उस सेक्टर में जाना चाहता है तो क्या वो जानकारी हासिल कर ले जिससे वो सुगमतापूर्वक कार्य कर सके? सर, हमें कॉर्पोरेट की नीड को समझना होगा। कॉर्पोरेट चाहती है कि हर काम एक सही प्रोसेस से, सही सिस्टम में सुचारू रूप से चलता रहे। हमें अपने सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्टीज़ करनी पड़ेगी। हम जिस भी फील्ड में कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कॉर्पोरेट को टैक्स के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। हम अलग अलग कंसल्टेंसी के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। तो जिस भी रूप में हम कॉर्पोरेट को सेवाएं देना चाहते हैं, हम उस रूप में सेवाएं दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू हम कॉर्पोरेट को एक वैल्यू एडिशन दे सकें, अपनी नॉलेज से उस कॉर्पोरेट को कुछ फ़ायदा करा सकें। अच्छा, एक भ्रांति में देखता हूँ सर, जो मध्यम वर्ग या लोअर क्लास के लोग हैं, उनका कॉर्पोरेट के ऊपर नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है। जैसे वो ये देखते हैं भाई अडानी बहुत पैसा कमा रहा है या अंबानी बहुत पैसा कमा रहा है, हाँ। हम लोग इतना नहीं कमा पा रहे। तो थोड़ा सा उनका जो सामाजिक जो सोच है उसको बदलने के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, मेरा यही कहना है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत बेहतर कर रहा है। यदि अंबानी अडानी आज की डेट में बहुत पैसा कमा रहे हैं तो वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, वो देश की तरक्की के लिए बहुत टैक्स भी दे रहे हैं। तो जो जितना पैसा कमा रहा है उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, सरकारी व्यवस्था के हिसाब से आगे टैक्स दे रहा है। आप आज बात करें, हमारे देश के कितने करोड़ लोग रिलायंस में जॉब करते हैं, कितने अदानी ग्रुप में जॉब करते हैं, और ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, टाटा ग्रुप हो गया, तो इन सब में तो देश को, हमारे देश के आप ढांचे की बात करें, एक तरफ यदि हमारे देश की नींव किसान है जो देश को चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट है जो उस ये चला रहा है, चाहे उसमें बड़े कॉरपोरेट हो, मध्यम वर्ग। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में ना ही लार्ज कॉरपोरेट्स को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, सब पर पूर्ण तरीके से ध्यान दिया है, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि एक ही ढांचा बढ़ता रहे, बाकी ढांचे कमज़ोर हो जाएं। तो समाज के सभी ढांचे बराबर तरक्की करें, सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है। सर, लास्ट सवाल, देश का बहुत पैसा जो है ना पेंडिंग है जीएसटी के रूप में, मतलब विवाद होने के कारण ट्रिब्यूनल नहीं बन पाया अभी तक। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि ट्रिब्यूनल बनेगा, फैसला होगा, पैसा चलन में आएगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पे बहुत जल्दी करनी चाहिए। इसमें निसंदेह थोड़ी देरी हुई है। ट्रिब्यूनल लगातार, सरकार का वादा रहा है कि ट्रिब्यूनल आने वाली है, पर वो ट्रिब्यूनल किसी भी तकनीकी कारणों की वजह से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू की वजह से ट्रिब्यूनल रुकी हुई है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि शायद 1 अप्रैल से हम जीएसटी ट्रिब्यूनल को एक्चुअली फंक्शनल होते देख पाएँ, और जो इतने लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन इशू हैं वो एक एक करके उनका निपटारा होता जाए। क्योंकि उसके लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लास्ट सवाल विभोर जी, आप जो अभी चुनाव हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट गाजियाबाद संगठन का, तो अब सोशल लाइफ आपकी काफ़ी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी है। तो जहाँ पे आपका ये मेन ऑफिस है वहाँ पे सर थोड़ा सा हमारा निवेदन है कि प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे साफ सफाई व्यवस्था को लेकर? हाँ, हमने प्रशासन को विभिन्न चिट्ठियाँ लिखी हैं। प्रशासन ने समय समय पर जरूरी कदम भी उठाए हैं। मुझे लगता है प्रशासन को थोड़ा और ज़रूरी कदम उठा के वहाँ की साफ़ सफाई को, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर एनवायरनमेंट अपने सीए स्टूडेंट्स को, सीए मेंबर्स को, समाज के सभी लोगों को दे पाएँ। तो उसके लिए जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि मोदी जी ने भी जिस दिन से अपनी कमान संभाली है उस दिन से सफाई पर विशेष सबसे पहला स्वच्छता अभियान रहा है। तो मुझे लगता है प्रशासन थोड़ी सी उसमें और मेहनत करेगा और उस पर ध्यान देगा, फोकस करेगा, तो हम एक बेहतर स्वच्छ गाजियाबाद की तरफ